तो लगातार हम उस बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपने बचे हुए बाकी 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। खंडवा, ग्वालियर और मुरैना सीट पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। ग्वालियर से प्रवीण पाठक, मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकरवार और खंडवा से नरेंद्र पटेल को मैदान में उतारने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने कर लिया है। लंबे इंतजार के बाद में आखिरकार, लंबे मंथन के बाद, काफी टेबल एक्सरसाइज के बाद में आखिरकार इन बाकी बचे हुए 3 नामों का ऐलान भी कर दिया गया है। और इन सब के बीच में आपको लगातार हम बता रहे हैं तीनों नाम, और अब इसी के साथ में तस्वीर साफ हो गई है ग्वालियर की, जहां पर भारत सिंह कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा था। 2023 में ये विधानसभा का चुनाव हार गए थे। इनके सामने प्रवीण पाठक को उतारा है, जो कि इस 2018 के विधानसभा चुनाव में चुनाव जीत चुके हैं ग्वालियर से, महत्वपूर्ण सीट से, और उनको उतारा। लेकिन 2023 में ये भी चुनाव हार गए थे। इधर इस तरह से खंडवा में ज्ञानेश्वर पाटिल को बीजेपी ने मैदान में उतारा था। इनके सामने अब नरेंद्र पटेल को पार्टी ने उतारने का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से नरेंद्र पटेल होंगे खंडवा से उम्मीदवार। इनके सामने ज्ञानेश्वर पाटिल की चुनौती। इसी तरह से एक और सीट है मुरैना। यहां से शिव मंगल सिंह तोमर को बीजेपी ने मैदान में उतारा, जो कि नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी माने जाते हैं। इनके सामने सत्यपाल सिंह सिकरवार को मैदान में उतार दिया है। सतीश सिकरवार के भाई हैं और इनकी भाभी भी मुरैना में इस वक्त नगर निगम की महापौर है। तो एक ऐसा परिवार जिसमें एक विधायक है, एक महापौर है, और अब उन्हीं के छोटे भाई को, सत्यपाल सिंह सिकरवार को, मुरैना में उतारने का फैसला किया। जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए भी पार्टी ने काफी सोच विचार करने के बाद में ये प्रत्याशियों के नामों का ऐलान आखिरकार कर दिया है। ज्ञानेश्वर पाटिल और नरेंद्र पटेल आमने सामने होंगे खंडवा में। इसी तरह से ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर में भारत सिंह कुशवाहा बीजेपी के और उनके सामने प्रवीण पाठक, दोनों विधानसभा चुनाव 2023 में हारे हैं। तो हारे हुए प्रत्याशियों के बीच में यहां पर जंग बड़ी दिलचस्प होगी। और इसी तरह से मुरैना की बात करें, शिव मंगल सिंह तोमर और बीजेपी की तरफ से पहले ही मैदान में थे, और उनके सामने इस बार मैदान में उतारा है सत्यपाल सिंह सिकरवार को। दुष्यंत पराशर और नासिर गौरी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। दुष्यंत, आपकी बात पूरी नहीं कर पाए थे, हम एक बार फिर से पूरी कीजिएगा और ये बताइएगा कि जो 3 सीटों पर इतने लंबे मंथन के बाद, इतनी टेबल एक्सरसाइज के बाद में आखिरकार इन नामों पर अब मोहर लगाई गई है। किस तरह से इसे देखा जाए और इन जो नाम तय किए गए हैं उनके बाकी किस तरह के समीकरणों को पार्टी ने ध्यान में रखा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हालात नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हों, चाहे पदाधिकारी हों, पार्टी का दामन छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में पार्टी को एक ज़रूरत ये लग रही थी कि चुनाव के दौरान जो भी प्रत्याशियों की घोषणा हो, उनमें ज़्यादातर प्रत्याशियों की घोषणा जो है वो आम सहमति बनाकर हो। तमाम सारे बड़े नेताओं से चर्चा कर ली जाए, तमाम सारे स्थानीय नेताओं से चर्चा कर ली जाए और उसके बाद ही प्रत्याशी की घोषणा की जाए। हालांकि जिस तरीके से जब प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से हमारी कल चर्चा हुई थी, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि प्रदेश कांग्रेस लगातार ये कोशिश करे कि जल्द से जल्द जो बचे हुए नाम है उनकी घोषणा हो जाए और आम सहमति बनाकर। चूंकि अरुण यादव की एक सीट खंडवा है, उसमें जिस ग्वालियर की बात करें या फिर मुरैना की बात करें, तो तीनों सीटों जो बाकी थी इन पर स्थानीय नेताओं से भी आम सहमति बना ली जाए और जो बड़े नेता प्रदेश के हैं उनसे भी सहमति बना ली जाए, ताकि किसी भी प्रकार से किसी के भी मन में कोई भेद ना रह जाए और जिसके चलते कहीं ना कहीं चुनाव में पार्टी को नुकसान हो जाए। बिल्कुल, और इन सब के बीच में दुष्यंत, ये अब तय हो गया है कि अरुण यादव, जो इससे पहले पार्टी के सांसद भी रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी रह चुके हैं, जिनको इस वक्त गुना शिवपुरी से उतारने की तैयारी चल रही थी, मंथन हो रहा था, उनको अपनी सीट खंडवा से भी नहीं उतारा है, उनकी जगह नरेंद्र पटेल को उतारा है। तो यह भी एक बड़ा फैसला काफी मंथन के बाद लिया है दुष्यंत। बिल्कुल आम सहमति बना कर लिया है। 2 दिन से लगातार जीतू पटवारी और अरुण यादव अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से सहमति इस पूरे नाम को लेकर बना ली गई थी। नाम पहले ही दे दिए गए थे, लेकिन घोषणा होने में थोड़ा सा समय जरूर लग गया और यही जीतू पटवारी पिछले दिनों कहते हुए भी नजर आए कि हमने ज़्यादातर कोशिश ये की है कि स्थानीय जो बड़े नेता हैं उनसे भी हमने सहमति बनाई है, ताकि जब नाम घोषित हो तो उस नाम घोषित होने के बाद पार्टी में विरोध के स्वर
ना उठे, जो लोग ज़्यादातर नाराज़ होकर पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं उनमें नाराज़गी ना रहे और पार्टी के लिए ज़्यादातर उमंग के साथ, उत्साह के साथ वो काम कर सके। अगर अरुण यादव की बात करें तो अरुण यादव ने पहले ही साफ कर दिया था लोकसभा चुनाव की जब टिकटों की चर्चा शुरू हुई थी उसी दौरान कि वो गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन जब पार्टी ने देखा कि नाम अरुण यादव का सामने आया और उसके बाद लगातार स्थानीय प्रत्याशियों को कांग्रेस की ओर से उतारने की बात वहां पर कही गई, तो उसके बाद वहां पर राव उदय यादवेंद्र सिंह को वहां पर कांग्रेस ने प्रत्याशी बना दिया। ऐसे में अरुण यादव की अब तो उम्मीद ये थी कि अरुण यादव खंडवा से चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, वो पहले ही मना कर चुके थे कि वो खंडवा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में अब पार्टी के पास में केवल जो नए नाम निकलकर सामने आ रहे थे उन पर चर्चा के अलावा और कोई और यही वजह है कि आखिरकार पूरी मंत्रणा के बाद में सारी सहमति बनाए जाने के बाद जमीनी चीजों को देखने के बाद नरेंद्र पटेल के नाम पर मोहर लग गई है खंडवा में। और दो महत्वपूर्ण जो सीटें हैं ग्वालियर और चंबल संभाग की, उसमें एक ग्वालियर और एक मुरैना, जहां पर नामों का ऐलान नहीं हुआ था। नासिर के पास चलते हैं। नासिर, इससे पहले आपने बताया कि जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों ही सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया। लेकिन सवाल ये नासिर, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले यहां पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है, वो प्रत्याशी प्रचार में बहुत आगे निकल चुके हैं और अब जाकर पार्टी ने इन नामों पर मोहर लगाई है। प्रवीण पाठक स्वाभाविक रूप से सीट से बड़े दावेदार थे, उनके नाम पर मोहर पहले भी लग सकती थी। सत्यपाल सिंह सिकरवार, चूंकि सिकरवार परिवार से आते हैं, उनके नाम पर मोहर पहले भी लग सकती थी, चूंकि दमदारी से अपना इन्होंने दावेदारी की थी। अब इतनी देरी कर दी गई, ये देरी के पीछे वजह क्या रही और इसका नुकसान क्या हो सकता है? देखिए, देरी के पीछे वजह यही रही कि जातिगत समीकरणों को लेकर कहीं ना कहीं मामला फंसा हुआ था। साथ ही जो कहा जाता है कि कांग्रेस में छत्रप बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में कुछ अच्छा होने नहीं देते हैं, क्योंकि ये जो नामों की घोषणा आज हुई है यही नाम शुरुआत से चल रहे थे और IBC 24 भी यही बता रहा था कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये हारे हुए जो नेता हैं उन पर दांव लगा सकती है, क्योंकि जातिगत समीकरण के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। चाहे मुरैना लोकसभा की सीट की बात की जाए, चाहे ग्वालियर लोकसभा सीट की बात की जाए, ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। और वही हुआ वही लेकिन इस बीच में हुआ ये कि जो बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं को जो एकजुट करने की जो स्थिति होती है, हर कार्यकर्ता के पास पहुंचने की ज़रूरत होती है, वो पहुंच चुकी। लगभग 50% एक्सरसाइज वो अपनी पूरी कर चुकी है। बीजेपी के कार्यालयों तक का उद्घाटन हो चुका है, ग्राउंड लेवल तक की बूथ लेवल तक की मीटिंग्स हो चुकी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का पता नहीं था, पता नहीं है कि कौन सा उनके सामने उम्मीदवार होने वाला है, कौन वो। तो इसको लेकर चलिए, तो कुल मिलाकर जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे, नासिर भी वही बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहुत पहले से मैदान में उतर चुके हैं। बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग से लेकर तमाम अलग अलग जगहों पर चीजें बन रही हैं, लेकिन पार्टी ने अब इतनी देरी से वहां पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। जातिगत समीकरणों को लेकर, बाकी तमाम अहम समीकरणों को लेकर पार्टी ने यह फैसला किया, लेकिन आखिरकार यह तय हो गया है कि पार्टी के अब सारे प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने बाकी बचे हुए 3 नामों का ऐलान कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए।